बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए लेक्चर नंबर 3 पे आते हैं। 10th क्लास केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, केमिकल इक्विलिब्रियम, लेक्चर नंबर 3। सो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो इनिशियल टर्म्स हैं आपको बताई गई, उसमें रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, उन टर्म्स का आप जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक तसलसल है। ये चैप्टर पूरा एक तसलसल से जाएगा। तो रिएक्टेंट्स आपके जहन में हो, जो चीज़ें फ़र्स्ट टाइम हम मिलाते हैं आपस में, जो रिएक्ट करती हैं, और प्रोडक्ट्स, उन रिएक्टेंट्स के मिलने से जो नई चीज़ें बनती हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे होते हैं तो उनकी कंजप्शन और उसकी स्पीड जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब प्रोडक्ट्स रिकम्बाइन होते हैं तो उसका जो रेट है। तो ये जो 4 टर्म्स हैं इन पर्टिकुलर, ये आपने जहन में रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट आपको ये बॉक्स में लिख दी गई है। स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है और सबसे ज़्यादा दफ़ा बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। मैनी टाइम्स ये आ चुका है पिछले 7-8 साल में, 2-3 साल के अलावा बाकी हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है कि हमने एज एन एग्जाम्पल एक रिएक्शन लिया और उसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के का फार्मूला हमने ड्राइव करना है। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका फार्मूला ड्राइव करना है मैथमेटिकल तरीके से, जो हमें कहा गया है। तो पहले हम एक एग्जाम्पल के तौर पर रिएक्शन लेते हैं, उसमें हम ये समझते हैं कि ये फार्मूला कैसे। उसके बाद हम जो है वो जनरल रिएक्शन हम लेते हैं, जो कि ये है जनरल रिएक्शन। जो क्वेश्चन में हमें आस्क्ड है वो जनरल रिएक्शन है, वो स्टेटमेंट। लेकिन बोर्ड में वो अगर ये लिखेगा कि इसी तरह स्टेटमेंट कि स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन, तो फिर आप उसको डिफाइन स्टेटमेंट उसकी लिखकर उसके बाद आप ये जनरल रिएक्शन लेंगे। ये बीच वाला जो हिस्सा है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको आप नहीं लिखेंगे। आप डायरेक्ट स्टेटमेंट के बाद उधर हेडिंग, जो हेडिंग बुक में दी हुई है कि डेरिवेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर अ जनरल रिएक्शन, फिर आप डायरेक्ट उस पर चले जाएंगे। तो अगर यही स्टेटमेंट आती है, लेकिन पिछले साल उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है, बोर्ड वालों ने, लाहौर बोर्ड में आया, तो इसकी स्टेटमेंट पूछी गई और बाकायदा उन्होंने ये रिएक्शन लिख दिया कि A + B रिवर्सिबली गोज टू C + D। इसके लिए आप Kc का एक्सप्रेशन जो है वो डिराइव करें। तो ये दोनों तरीक़ों से आ सकता है, जनरल रिएक्शन का भी और इसका भी, लेकिन आएगा लिखना एक ही तरह, या वो लिखना या ये लिखना, ठीक है। दोनों नहीं, फिर बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको एग्जामिनेशन कोडेड जो है वो बता दिया, इसकी अहमियत बता दी। अब लेक्चर में जो है वो कहा गया है स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं, और स्टेटमेंट को भी जानने से पहले हमने 2 टर्म्स जो हैं इसमें आई, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानना ज़रूरी है। एक टर्म है एक्टिव मास और एक टर्म है प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें प्रोडक्ट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। प्रोडक्ट्स एंड पे एस आता है, वो है ये जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं रिएक्शन के, जो रिएक्शन के नतीजे में चीज़ें बन रही। एक ये प्रोडक्ट है, ये मैथ वाला है, यानी मल्टीप्लाई। जिस तरह ऐड करते हैं तो सम होता है, डिफरेंस होता है, प्रोडक्ट होता है और कोशेंट होता है। तो ये प्रोडक्ट वो है, तो आपने वो ज़हन में रखना ताकि आपकी बात आपकी समझ में आए। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन, इसकी 2 बातें हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्ट करती है वो किस रेट पर रिएक्ट करती है,
उसका रेट कितना स्लो या कितना फास्ट होता है, तो ये डिपेंड करता है उसकी एक्टिव मास पर। और एक्टिव मास असल में क्या है, वो जनरली मोलर कंसंट्रेशन, चूँकि वक्त कम होता है इसमें डिटेल्स में नहीं जाया जा सकता, तो मोलर कंसंट्रेशन यानी आपने उसकी अमाउंट कितनी ली है, कितने मोल लिए हैं, जिसके यूनिट्स हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम के हिसाब से। 9th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 जो आप जिसमें आपने यूनिट्स पढ़े हैं कंसंट्रेशन के, तो उसमें ये मास ओवर वॉल्यूम M/V का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। तो ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये कंसंट्रेशन यानी अमाउंट जो है, तो इसी को ही एक्टिव मास के तौर पर लिया गया। तो एक्टिव मास यानी उनकी अमाउंट जो आप रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं वो अमाउंट, तो उस पर डिपेंड करेगा उस सब्सटेंस के रिएक्ट करने का रेट। यानी कोई सब्सटेंस है, मिसाल के तौर पर हमने ये CaCO3 लिया, तो ये किस तेज़ी से रिएक्ट करेगा या स्लोली रिएक्ट करेगा, तो जितनी इसकी अमाउंट है हमने लिया रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उस अमाउंट पे अगर कम है तो इसका रेट स्लो होगा, अगर ज़्यादा है तो इसका रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो पहली बात जो है स्टेटमेंट में, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स, द रेट पर फोकस किया जा रहा है। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास, उसकी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज़्यादा होगी। लेकिन रिएक्शन पूरे का जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, होना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। And the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substances। जो ये सब्सटेंसेस रिएक्ट कर रही हैं, मिसाल के तौर पर इसमें N2 + 3H2, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही हैं, तो इनकी एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट लेना है, यानी प्रोडक्ट जो मैथ वाला है, एक्टिव मैसेज का प्रोडक्ट लेना है। तो उस रिएक्शन का रेट एक्टिव मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरह दोबारा सुनिए, पहले एक सब्सटेंस के रिएक्ट करने का रेट बताया गया, फिर रिएक्शन का रेट। द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। एक्टिव मास कहते हैं, इन जनरली एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज द molar concentration having units of mole per cubic decimeter expressed as square brackets। यानी जो भी है, मैं ये सामने आपके लिख रहा हूँ N2, ये उसका की सिंबल है, फार्मूला है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का N2, और अगर मैं इसके गिर्द ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूँ तो इसका मतलब है कि हमने जो है वो उसकी कंसंट्रेशन ले ली है। तो यानी मोलर कंसंट्रेशन को, एक्टिव मैसेज को हम स्क्वायर ब्रैकेट के तौर पर एक्सप्रेस करते हैं। तो अब हम इसकी वजाहत के लिए एग्जाम्पल के तौर पर एक रिएक्शन लेते हैं। वो एग्जाम्पल जनरल है, वो भी A + B रिवर्सिबली गोज टू C + D। इसमें A और B जो हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट्स हैं और C + D प्रोडक्ट हैं, लेकिन जब ये रिकम्बाइन होते हैं, रिवर्स रिएक्शन होता है, तो C और D उसके रिएक्टेंट्स बन जाते हैं। तो इसके मुताबिक चूंकि ये कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेज, तो दो रिएक्शन इसमें बनते हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन है जिसमें A और B रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो रेट है यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B, यानी इन दोनों की कंसंट्रेशंस के, एक्टिव मासेस के, प्रोडक्ट के, और प्रोडक्ट इस तरह लेते हैं जैसे X और Y का प्रोडक्ट लेंगे तो XY, AB का प्रोडक्ट लेंगे तो AB, तो ये कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है, तो AB के गिर्द ब्रैकेट्स होने चाहिए। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस A और B हैं, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B। और मैथ में आप जानते हैं कि जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म किया जाता है तो इसकी जगह इक्वल लगा के आगे कांस्टेंट लिखा जाता है। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन ख़त्म करके इक्वल आ गया तो कांस्टेंट इसका होता है KF, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। तो KF AB आ जाएगा। तो ये एक हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो डिराइव होगी। सिमिलरली इसी तरह
रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? उसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस सी और डी हैं, तो वो इनकी एक्टिव मैसेज, इनकी कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन डी। उसी तरह प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करके हमने इक्वल लगाया और के आर लगा दिया, यानी कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन सी डी एट इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का हमने पढ़ा है कि उसमें दोनों रेट जो है वो इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल वही चीज़ इस्तेमाल करते हुए एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है? के एफ कंसंट्रेशन ए, कंसंट्रेशन बी इक्वल टू के आर कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन डी। अब मैथ का ही रूल अपनाते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई के तरीके को करते हुए हम ये जो के आर है राइट साइड पर, उसको के एफ के नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर के तौर पर, और इधर जो ए बी है उसको इधर नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर के तौर पर। तो ये हमने फ्रैक्शन बना ली, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी डी ऊपर ही रहेगा और ये ए बी जो है ये नीचे चला जाएगा। ये दो कांस्टेंट हैं के एफ और के आर। कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, जवाब में भी कांस्टेंट टर्म ही आती है। के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू के सी, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अब ये हमारा फाइनली जो है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन डिराइव होती है। के सी इज इक्वल टू सी कंसंट्रेशन डी ओवर कंसंट्रेशन ए इंटू कंसंट्रेशन बी। तो इस तरह हमने ये डेरिवेशन जो है अपनी वो कंप्लीट की है मैथमेटिकली। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे इसके पोर्शन की तरफ, जिसमें जनरल रिएक्शन लिया गया है। सारे के सारे स्टेप्स यही हैं, आपकी रिवीजन हो जाएगी जब मैं दोबारा आपको ये बताने लगा हूँ। जनरल रिएक्शन के सारे स्टेप ये हैं, लेकिन पहले जनरल रिएक्शन को एक सेकंड में समझ लें। ये रिएक्शन है CaCO3 रिवर्सिबली गोज टू CaO प्लस CO2। इसमें तमाम जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उनके जो मोल्स लिए गए हैं, मोल ये होते हैं जो साथ कोएफिशिएंट होता है इसके, जैसे ये 3H2 में के साथ ये 3 लिखा गया, तो ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। यहाँ सब के 1 है, लिहाजा ये इस टाइप का रिएक्शन है A प्लस बी C प्लस डी टाइप का। लेकिन ये और टाइप है N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबली गोज टू 2NH3। तो इसमें अब सवाल पैदा होता है कि ये जो हमने ये फार्मूले में तो C और D, A और B ये तो सिर्फ फार्मूले ही लिखे हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, तो उनके जो नंबर ऑफ मोल्स थे, उनके जो कोएफिशिएंट्स थे, यानी हाइड्रोजन के 3 मोल लिए हैं, अमोनिया के 2 मोल लिए हैं, ये किधर गए? तो ये है जनरल रिएक्शन। इसके लिए पर A और B के साथ साथ कैपिटल A के साथ हम स्मॉल a लिख देते हैं, यानी ये इसके नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है। ये इसका कोएफिशिएंट है, प्लस B स्मॉल b कैपिटल B रिवर्सिबली गोज टू स्मॉल c कैपिटल C प्लस कैपिटल D स्मॉल d, यानी ये इस टाइप का रिएक्शन है। N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3, इस टाइप का ये रिएक्शन है। इसमें सिंपली कुछ भी नहीं करना, लॉ ऑफ मास एक्शन की थोड़ी सी जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाती है। उसमें हम कहते हैं रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट, रेज्ड टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट जो है वो हो जाएगा। बात यही है, द रेट एट विच अ सब्सटेंस reacts is directly proportional to its active mass raised to the power of its coefficients, and the rate of reaction is directly proportional to the product of the concentrations of the reactant substances raised to the power of coefficient। यानी हमने 2 लफ्ज़ों का 3 लफ्ज़ों का इजाफा किया कि raised to the power of coefficient, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो कोएफिशिएंट दिया गया था वो पावर बन जाता है, यानी वो एक्सपोनेंट बन जाता है। बाकी सारे स्टेप वही हैं। देखें, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल A B उसी तरह, लेकिन A का कोएफिशिएंट ऊपर पावर बन गया, B का कोएफिशिएंट ऊपर पावर बन गया। इसी तरह रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को सिंपली RF लिखा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करके KF A रेज़ टू पावर A B रेज़ टू पावर B ये आ गया, और ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनी है, जिस तरह उधर भी 1 बनी थी और बाद में ये वाली इक्वेशन जो है वो 2 बन गई। इसी तरह रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स के, तो C और D इसमें प्रोडक्ट हैं,
तो लेकिन ये रेज टू द पावर ऑफ देयर कोएफिशिएंट, सी रेज टू पावर सी, डी रेज टू पावर डी, और आर यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर, जो इसका कांस्टेंट है, सी रेज टू पावर सी और डी रेज टू पावर, ये इक्वेशन 2 है। तो एट इक्विलिब्रियम दोनों रेट्स इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वेशंस को हम इक्वल कर देते हैं, इक्वेट करते हैं, तो आर एफ इज इक्वल टू आर आर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, आर एफ इज इक्वल टू आर आर। आर एफ की वही वैल्यू बिल्कुल उसी तरह, वहाँ मैंने आपको डिटेल में समझाया, यहाँ आपको सिंपली ब्रीफ कर रखोगे, सारे स्टेप्स वही हैं। सिंपली के एफ ए रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी इज इक्वल टू के आर, सी रेज टू पावर सी, डी रेज टू पावर डी। अब उसी तरह के आर को इधर डिनोमिनेटर के तौर पर लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के तौर पर, और ये जो है ए और बी ये इधर नीचे चले जाएंगे, तो के एफ ओवर के आर ये के सी हो जाएगा। तो के सी इज इक्वल टू सी रेज टू पावर सी, डी रेज टू पावर डी ओवर ए कंसंट्रेशन ए रेज टू पावर ए कंसंट्रेशन बी रेज टू पावर बी। तो ये डेरिवेशन सिर्फ करनी थी जनरल रिएक्शन के तौर पर, जनरल रिएक्शन के लिए, और उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो पहले वाली है, सिंपल। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्ट करने वाली सब्सटेंसेस के मोलर कंसंट्रेशन के जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम फॉरवर्ड रिएक्शन पर भी अप्लाई करते हैं, रिवर्स रिएक्शन पर भी अप्लाई करते हैं। इक्विलिब्रियम का रूल इस्तेमाल करते हुए दोनों रेट को इक्वल करके फिर हम एक वो फार्मूला जो है वो डिराइव करते हैं। ये डेरिवेशन है सिंपल। तो इसमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी मसला हो, आप इंतज़ामिया के साथ फ़ोन नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इज़ देयर एनी कन्फ्यूजन, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि ये मसला है, तो हम आपको जवाब देंगे। तो आपने ये जो डेरिवेशन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैथमेटिकल है, इसको ड्राइव करके प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करनी है लाजमी तौर पर प्रैक्टिस में, और आज की डेट लिखनी है, आपने रजिस्टर के ऊपर चेक की जाएगी बाकायदा। तो इजाज़त चाहते हैं आपसे, अपने वालिदैन का ख्याल रखना है, हम सब के लिए दुआ करनी है। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।